हाँ भाई, होमवर्क में क्या दिया था? एनसीईआरटी। चलो, एनसीईआरटी कौन सी एक्सरसाइज? 10.3। यस, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हाँ भाई, एनसीईआरटी 10.3 एक्सरसाइज निकालेंगे जिन्होंने भी किया है। एनी डाउट्स? 1 से लेके 18 तक शीट दिया था कुछ। डू योर सेल्फ 6। हाँ भाई, बताएंगे। अभी अपन ने प्रोजेक्शन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा ना अभी। हाँ, तो आज बताएंगे तो वो वाला क्वेश्चन हो सकता है ना, वो किसी को ना पता हो। तो वैसे फिजिक्स में पढ़ते हो तुम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बता देंगे। लेकिन डू योर सेल्फ 6 निकालेंगे। यस, थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स। डू योर सेल्फ 6 के अंदर बताएंगे भाई, 1 से लेके 5 तक। इसके अलावा ओवन में 12 से 17। ठीक है भाई। ओवन एक्सरसाइज 12 से 17 दिया था, पूछेंगे। 12 से 17। ये एंगल पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का एंगल अपन ने पहली क्लास में बताया था ना। ये ऐसे लिख देते हैं ये, और इसको थीटा लिख देंगे, तो इसका मतलब है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है ये। तो यानी क्या बोलना चाह रहा है, साइन थीटा की वैल्यू निकालो, और थीटा क्या है, पी और क्यू के बीच का एंगल। करना है क्वेश्चन 14। हाँ, बस इतना ही दिया था। S1 में क्या दिया था? 1 से निकालो S1। 1 से 4 S1, 1 से लेके 4 तक। 1 से 4 कर नहीं रहे हो ना तुम लोग? हाँ, और क्या दिया था? रेगुलर रेस नंबर 20, 24। हाँ, 24 नंबर का रेस। फिर बता दूं, 18 तारीख को पेपर है ना, पूरा वेक्टर आ रहा है। ये ध्यान रख लेना, पिछली बार भी बोला था तो कुछ लोगों ने सोचा था कि मतलब ऐसे ही बोला है ना। तो इस बार भी पूरा वेक्टर आएगा, ध्यान रख लेना। पेपर ऑलरेडी बन चुके हैं, है ना। 24 नंबर रेस, 24th रेस। 1 से लेके 3, 5, 4 से लेके 6, 4, 5, 6, 7, 8। 7 वाला एफओएम का सवाल है, फॉर्मूला होता ही है सीधे सीधे, अगर याद हो तो। 9th and 10th, 9th and 10th। ये गारंटी से कह सकता हूँ कि मैक्सिमम लोग तो रेस करते भी नहीं। मतलब होते आसान है रेस के सवाल, लेकिन मिक्स टॉपिक के होते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे इसलिए नहीं करते कि हमारे को पुराना चैप्टर रिवाइज करे हुए टाइम हो गया, तो कौन सवाल करेगा, ये हमसे तो होगा नहीं। बाकी ये सब क्वेश्चंस बहुत एवरेज है। मतलब मेरे से पूछे तो इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मतलब मैं एवरेज से ऊपर रेट करने के लिए मतलब बोलूंगा कि इस पूरी रेस के अंदर। 8वां क्वेश्चन स्टैंडर्ड 9th 10th का हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। 7th वाला फॉर्मुला बेस्ड सवाल है। 9 क्वेश्चन हमारा वेंडर मोड्स आइडेंटिटी जो फेमस होती है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 कैलकुलस से कर सकते हैं, नहीं तो एएम जीएम से भी कर सकते हैं, क्योंकि नंबर पॉजिटिव दे रखे हैं, है ना। टेन इनवर्स 10x आईटीएफ की स्टैंडर्ड डिफाइनिंग है ना। क्वेश्चन नंबर 5 डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन का सवाल है। इन डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर इस तरह के अपन ने लेबनीज रूल में करे हुए हैं सवाल। पहला और दूसरा एवरेज क्वेश्चन है एरिया का। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सब्सटीट्यूशन साफ दिख रहा है कि एक्स एल एन एक्स नीचे जो लिखा हुआ है,
उसको टी मान लें, ऊपर भी 1 प्लस ln x दिख रहा है साफ साफ। वो मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके अंदर मतलब सोचने की किसी को जरूरत पड़ेगी, बट लेकिन लोग करते ही नहीं है, मतलब इतना बोलने के बाद भी। ठीक है, नोट्स कॉपी के बाद ये नोट्स कॉपी निकालेंगे इसके बाद। मैंने पीडीएफ अपलोड है ना कर दिया था, उस दिन शायद नहीं हुआ था, अगले दिन हुआ था वो, है ना, ऐसा कुछ हो गया था कि उस दिन शायद अपलोड नहीं हो रहा था, अगले दिन हुआ था। लेकिन अपने पास 2 क्वेश्चन आ गए थे, इतना मुझे याद है, और एक क्लास में दिया था। एक क्वेश्चन तो यही था, ये था ना, ये पी ओ ये क्यू वेक्टर, इनका रिजल्टेंट आर। ये फोटो बनाया था अपन लोगों ने, ठीक है, ये यहाँ पे क्यू था और एक लाइन ने ऐसे कट किया था इनको, इसको कट किया था शायद ए पे, इसको बी पे और इसको सी पे कट किया था ऐसे। तो हमसे कहा गया था कि ओपी का मैग्नीट्यूड अपॉन ओ ए का मैग्नीट्यूड प्लस ओ क्यू का मैग्नीट्यूड अपॉन ओ बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के टाइम्स ओ आर अपॉन ओ सी, ऐसा गया था अपने को। देन के कितना होगा, तो के 1 आएगा। कई लोगों ने क्लास के टाइम पे ही बता दिया था कि सर आंसर 1 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमारे को गिवन है कि आर वेक्टर इज पी प्लस क्यू, ये गिवन है अपने को, नहीं गिवन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग जो लगाना था वो ये कि इस इक्वेशन से यहां तक पहुंचना है, और ये मैग्नीट्यूड्स लिखे हुए, और ओ ए मैग्नीट्यूड का मतलब ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना, ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये वाला होगा और ओ बी का ये होगा, और ये इक्वेशन पे पहुंचना है कैसे भी करके। तो अगर कोई भी बच्चा थोड़ा सोचेगा तो ये ऐसा कुछ लिख सकते हैं, इसको आर ओ आर वेक्टर, और इसको ओ पी वेक्टर, और ओ क्यू वेक्टर, क्योंकि ओ ओरिजिन दे रखा था अपने को, दे रखा था क्या। अब देखना है यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर इस ओ आर से अपने को दिख रहा है कि हमें ओ सी ओ बी और ओ ए का इंट्रोडक्शन कैसे भी करके करना पड़ेगा। तो ओ आर वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ओ आर का मैग्नीट्यूड इंटू ओ आर कैप, है ना, और इसको ओपी इंटू ओपी कैप, और ओ क्यू इंटू ओ क्यू कैप। और जब मैंने पढ़ाना चालू किया था वेक्टर, तो फर्स्ट डे अपन ने यूनिट वेक्टर की बात करी थी यार। तो अपन ने कहा था जैसे मान लो ये पॉइंट कुछ भी ले लो, जैसे ये ओ है, इस पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब इस पे तुम यूनिट वेक्टर लिखोगे तो सबका सेम ही होगा, क्योंकि सारे वेक्टर जो बनेंगे वो सेम ही तो डायरेक्शन में है। तो जितने भी वेक्टर में ओ ए कैप लिखूं या मैं ओ बी कैप लिखूं या मैं ओ सी कैप लिखूं या मैं ओ डी कैप लिखूं, यूनिट वेक्टर ही डिनोट करेंगे, और सब एक ही डायरेक्शन में है, और यूनिट वेक्टर का मतलब है सबका मैग्नीट्यूड 1 है। तो जब आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो वेक्टर सेम कहलाएंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ चला के चल सकते हैं कि इस ओ आर को कैप को हम लोग ओ सी कैप लिख सकते हैं, ये समझ में आएगा। ओ आर कैप का मतलब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो वो ओ सी कैप भी होगा। बस यही करना था और ये आंसर आ गया। ये हो जाएगा ओ ए कैप, ये हो जाएगा ओ बी कैप। अब हम लोग एक लाइन पढ़े थे पिछली क्लास में कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं, 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है, तो ऐसी इक्वेशन आती है, ये इज इक्वल टू 0 होता है वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड को भी 0 होना पड़ेगा, ऐसा हमने पढ़ा था अगर याद हो तो। मैंने कहा था ये इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये कि इस ओपी, इसको मैं लिख रहा हूँ ओ ए वेक्टर अपॉन ओ ए, लिख सकता हूँ ऐसे। फिर इसको लिखा ओ क्यू अपॉन ओ बी इंटू ओ बी वेक्टर, माइनस ओ आर अपॉन ओ सी इंटू ओ सी वेक्टर। देखना जरा सही लिखा क्या मैंने, नहीं लिखा सही। बस तो हो गया ना, ये तीनों पॉइंट्स देख सकते हैं, ए बी और सी, दे आर कोलिनियर, ये सेम लाइन पर ही तो है। तो अगर ये कोलिनियर है तो ये देख सकते हैं इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। ये कौन किसका काम कर रहा है, हमारा एक्स का, ये किसका कर रहा है वाई का, और ये माइनस साइन को अंदर ले जाए इसके ऐसे।
ये किसका काम कर रहा है, जेड का। तो ये तुम्हारा हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड। तो 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होते हैं तो अपन ने लास्ट क्लास में लिखा था एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर नल वेक्टर आएगा, जहां पर कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम क्या होगा, 0। जरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड को 0 करके देखो, K1 दिख रहा है क्या, आंसर आ गया। और दो क्वेश्चन कौन कौन से थे जो, हाँ एक तो वो अपना जो वेक्टर का जो अपन ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, उसी पे बेस्ड था, मेरे हिसाब से सब लोगों ने कर लिया होगा उसको, है ना, है ना। इसमें ये दे रखा था अपने को कि ए इज पॉजिटिव, और यहाँ पर हम लोग को दो वेक्टर मानने थे, V1 मान लिया होगा सब लोगों ने, जैसे क्लास में करा था, 10 A i कैप बनेगा, एक 10 B J कैप, और एक 10 C K कैप। ये V1 वेक्टर हो गया। इस तरह से V2 वेक्टर तुम लोगों ने देख लिया होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 i कैप प्लस ए जे कैप, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 K कैप। यही था ना भाई। और जो रिजल्ट लिखा हुआ था डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो बस वही करेंगे वहां से V1 डॉट V2, और उसी से आंसर आ जाएगा। तो V1 डॉट V2 इज मॉड V2 कॉस थीटा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 6 से, अंडर रूट ये आ जाएगा सिग्मा टेन स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा अंडर रूट में दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, कितना हो गया ये, हाँ 3a² इंटू कॉस थीटा। हमसे क्या पूछा है उसने, मिनिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा टेन स्क्वायर ए, तो इसको 6a/√3a लिख सकता हूँ मैं इसे। ये हो गया सिग्मा टेन स्क्वायर ए का अंडर रूट, स्क्वायरिंग कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, इसको यहाँ पर कॉस थीटा को भी ले लेते हैं और स्क्वायरिंग कर देते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू आ गई। तो इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, वन। तो खत्म हो गया क्वेश्चन। सिग्मा टेन स्क्वायर ए की मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो तब आएगी जब कॉस थीटा को 1 ले ले। ऊपर आ गया 36a², नीचे आ गया 3a², a² से a² कटने के बाद आंसर 12। ये सबसे हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने बोला था ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने क्लास में किया। बट ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पकड़ में आते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कहीं पर भी हिंट नहीं हो रहा है ये वेक्टर का सवाल है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पकड़ना मुश्किल होता है बच्चों के लिए, है ना। बट अगेन डिपेंड करता है कि क्लास की कॉपी पढ़ते वक्त कितनी ईमानदारी से हम लोगों ने उस क्वेश्चन को घर पे अटेंड किया था। एक क्वेश्चन और दिया था, आर नॉट बी अ कांस्टेंट वेक्टर, small r is a variable vector in the xy plane such that both lie on the curve odd r बराबर 1. If a and b are the greatest and least value of this, then find the value of b² minus a²। ये भी इसको बताता हूँ मैं, ये हटाना पड़ेगा, ये लिखेंगे फटाफट जो जो लोग लिख रहे हैं। बस ये दिए थे होमवर्क में। डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे हम लोग, और डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ नोट लिखे थे, 7-8 फॉर्मूले या कुछ पॉइंट्स लिखे थे उसके ऊपर, ना उसी में आगे बढ़ना है। शायद लास्ट क्लास में अपन एक हेडिंग लिख करके छूट गई थी अपनी, तो वहीं से चालू करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर चालू करना है। लेकिन पहले एक क्वेश्चन और डिस्कस हो जाए उसके बाद। ये वाला हटा दूं, इधर वाला हटा दूं, ये वाला। लेट आर नॉट बी अ कांस्टेंट वेक्टर एंड आर बी अ वेरिएबल वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन सच दैट बोथ लाई। और देखो यहाँ पर ये मॉड आर इज इक्वल टू 1, और साफ बोला गया है कि एक्स वाई प्लेन में, है ना। तो ये तो मेरे को लगता है कि जैसे ही बच्चा ये लाइन पढ़ेगा और वेरिएबल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, उसको दिख जाना चाहिए कि एक सर्कल आएगा, है ना। और ये डिनोट भी, है ना, आराम से हो जाएगा, क्योंकि अपन आर वेक्टर को क्या लिखते हैं यहाँ पे, एक्स आई के प्लस वाई जे के लोकस के लिए, है ना। तो मॉड आर बराबर 1 का मतलब साफ दिख रहा है कि ये सर्कल आ गया।
और ये वेरिएबल है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू बदलती रहेगी तो पूरा सर्कल मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये एक सर्कल आने वाला है। अब इस सर्कल पे कोई भी एक जनरल पॉइंट अगर मैं देखूं आर, तो वो हो जाएगा आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। अब आर की वैल्यू तो 1 है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है ना। अब उसने बोला है कि आर नॉट एक कांस्टेंट पॉइंट है, आर नॉट भी इसी पे कहीं ना कहीं होगा। अब आर नॉट को फिक्स लेना है, तो आर नॉट को वैसे तो एक काम कर सकते हैं कि अपन आर को कोई भी पॉइंट ले सकते हैं जो सर्कल पे हो। तो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये सबसे आसान पॉइंट्स है। बट अभी मैं एक जनरल लेकर के दिखा देता हूँ, फिर अपन फिक्स वाले को तो समझ ही लेंगे। ये फिक्स्ड है, तो इसकी वजह से इसका जो अल्फा और बीटा ये वैल्यूज होगी अल्फा, ये भी क्या होगी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यूज है, फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड नहीं है? क्वेश्चन ने दे रखा है, क्वेश्चन ने दे रखा है आर नॉट इज अ कांस्टेंट वेक्टर, यानी ये वैल्यू बदल नहीं रहा है। उसने साफ साफ लिखा हुआ है ना, जिन्होंने भी क्वेश्चन पढ़ा है। अब वो कह रहा है कि ए और बी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू इस एक्सप्रेशन की, मॉड ऑफ आर माइनस आर नॉट प्लस मॉड ऑफ आर प्लस आर नॉट। इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू को ए और बी नाम दिया गया है, और अपने से फिर पूछा गया है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होगा। तो क्या आंसर आया तुम लोगों का? 4। मैक्सिमम वैल्यू 2√2 और मिनिमम, ये बिल्कुल सही है ना, परफेक्ट है आंसर। तो यहाँ पर देखेंगे कि कैसे आएगा ये। तो आर माइनस आर नॉट ये लिखा हुआ साफ साफ, तो ये आ गया तुम्हारा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा आई कैप, और साइन थीटा माइनस साइन अल्फा जे कैप मैग्नीट्यूड। और यहाँ पर आ गया कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा आई कैप, और कॉस थीटा माइनस सॉरी साइन थीटा माइनस साइन अल्फा जे कैप। इसको मैं ई नाम दे देता हूँ। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? दिस पार्ट का स्क्वायर प्लस दिस पार्ट का स्क्वायर, डायरेक्टली लिख रहा हूँ उसको। क्या बनेगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो एक कॉस स्क्वायर एक साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर एक कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 - 2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये बनेगा ये। और यहाँ पर भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे, ये प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो ये वैल्यू 2 आएगी, प्लस 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, ये आ जाएगा हमारे पास। ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ये बोले नॉन नेगेटिव है, ये भी वैल्यू नॉन नेगेटिव है, स्क्वायरिंग कर देते डायरेक्टली लिख रहा हूँ। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? प्लस 2ab आएगा। अब 2ab करेंगे तो क्या आएगा? 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4 - 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा। नहीं समझ में आया होगा? अब किसी भी इंसान से अगर पूछा जाए कि ई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो वो बोलेगा मिनिमम वैल्यू के लिए इसका तो कुछ नहीं कर सकते, इसी को कर सकते हैं जो कर सकते हैं। तो अंडर रूट की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? 0। और 0 पॉसिबल है अगर ये क्या हो जाए 1, ये 1 हो सकता है। ये 1 कब हो जाएगा? जब थीटा बराबर अल्फा हो जाए। थीटा बराबर अल्फा का मतलब है दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं? ओवरलैप। तो ये आपका उस समय क्या हो गया? एक तरीके से 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं ई की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? +2। +2 क्यों लिया? मतलब है ना, यहाँ से मतलब है ना कह सकते हैं। और इसी तरह से ई स्क्वायर की अगर कोई बोले मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगी, अगेन यहाँ पे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करेंगे यही करेंगे। तो इसको क्या ले लिया जाए? 0। और कॉस स्क्वायर की वैल्यू 0 पॉसिबल है, जब ये वाला एंगल क्या बन जाए? π/2, और इन दोनों का डिफरेंस π/2 पॉसिबल है। तो ये आ गया 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4। तो ये कितना आ गया? 8। यानी कि ई की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है वो 8 का अंडर रूट, यानी कि 2√2। ये हो गया तुम्हारा मिनिमम। को क्या बोला था? ए अभी, तो ये ए आ गया और ये बी आ गया। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो पूछा गया था उसका आंसर 4 आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये था, पहले कॉपी करेंगे इसको।
और जिन भी लोगों से ये क्वेश्चन हो गया वेरी गुड है ना, वो लोग एक्चुअली पढ़ते हैं ना, घर पे आके कोशिश करते हैं कि सवाल उनसे बने, है ना। उनका प्रयास होता है कि मतलब वो खुद खुद सवाल बना सके, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं कि नहीं बन सकता था। जिस बच्चे को मतलब दिख रहा है एक्स वाई प्लेन मॉड आर बराबर 1 सर्कल होगा, अगर वो बच्चा ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है तो फिर उसको बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ भी नहीं आती है, मतलब आना चाहिए सवाल। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीके से अपन देख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड, मेथड 2। अगर ये समझ में आए तो, क्योंकि ये सबको शायद समझ में ना आए, लेकिन वो तो सबको समझ आ जाता है। ये अपना ओरिजिन है, ये पॉइंट 1,0 है, ये पॉइंट -1,0 है, ये पॉइंट 0,1 है, और ये पॉइंट 0,-1 है। अगेन यहाँ पर हम देखें कि R0 एक फिक्स पॉइंट है। जैसे मैंने कहा, इस सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट को अपन फिक्स पॉइंट ले सकते हैं। सपोज करें मैंने इस पॉइंट को R0 ही ले लिया, ये R0, यही पॉइंट को मैंने फिक्स कर लिया R0 पे, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब R इस पूरे सर्कल पे घूम रहा है ना। अब ध्यान से सुनना, R माइनस R0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बताएगा? ये बताता है डिस्टेंस बिटवीन R वेक्टर एंड R0 वेक्टर, और मॉड ऑफ R प्लस R0, ये क्या बताता है? डिस्टेंस बिटवीन R वेक्टर एंड माइनस R वेक्टर। ये बात समझ में आती है क्या? हम लोगों ने 11th में एफओएम पढ़ा था, हमें मॉड एक्स बताया गया होगा। तो मॉड एक्स को ऐसे लिखाते हैं, मॉड एक्स माइनस 0। वहां बोलते हैं एक्स की डिस्टेंस ओरिजिन से, है ना। तो इसीलिए अपन जब बोलते हैं मॉड एक्स बराबर 5, हम कहते हैं एक्स की डिस्टेंस ओरिजिन से 5 है, तो इधर आगे चले आओगे तो +5 आ जाएगा, इधर पीछे चले आओगे तो -5 आ जाएगा। ऐसे अपने को समझाया जाता है वहां पे। तो अगर ये चीज ऐसे समझी गई है डिस्टेंस के हिसाब से, तो ये वाले पॉइंट पे अगर हम R0 को फिक्स कर रहे हैं, यहीं पर ही R को लिया है, तो देख सकते हैं अगर यहीं पर ही R आ गया इसी जगह पे, तो R माइनस R0 0 हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर यहाँ R आ गया तो -R डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे चला जाएगा, तो ये जो दूरी होगी ये 2 हो जाएगी। तो ये हमारा इन दोनों का जो सम था वो मिनिमम आ गया कितना? 2 आ गया, जब हमने R और R0 को क्या कर लिया? ओवरलैप करा दिया। तो जब R और R0 ओवरलैप करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? 2 के बराबर, तो A सीधे सीधे 2 आ गया। जब हमने R को क्या ले लिया? R वेक्टर को एग्जैक्टली क्या ले लिया? R0। ये भी ले सकते थे, या फिर सोचो तो R को हम -R0 भी ले सकते थे। उस केस में ये 0 हो जाएगा और ये वाला 2 हो जाएगा, अगर समझ में आता हो तो ये A आ गया यहाँ से 2 के बराबर। अब आती है बारी की मैक्सिमम कब होगा। तो ध्यान से देख सकते हैं, इस जगह पे R0 को फिक्स करा और यहाँ पे सपोज करो R को फिक्स किया। सोचना ध्यान से, अगर सोचने में आए तो ये मान लेते हैं यहाँ पे R ले लिया और यहाँ R0 ले लिया, ये वाला केस। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जब ये पॉइंट घुमा होगा, तो ऐसे R घूमता हुआ गया होगा, यूं घूमते हुए। और जब R ऐसे घूमते हुए गया होगा तो यहाँ जाके क्या वैल्यू मिली होगी? मिनिमम। जैसा ऊपर हो रहा होगा सेमी सर्कुलर पार्ट में, वैसा ही नीचे भी सेमी सर्कुलर पार्ट में हो रहा होगा। यानी क्या हुआ होगा, यहां से जब आर ने घूमना चालू किया होगा, उसकी डिस्टेंस जो थी वो इस जगह पे मिनिमम थी। फिर घूमते 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 ऊपर गया वो, और कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्या ही होगी? मैक्सिमम। और फिर से वापस से जैसे यहाँ पर वैल्यू बढ़ी थी 2 से लेके कुछ मैक्सिमम तक वैल्यू बढ़ी, वैसे ही उसकी 2 मैक्सिमम से लेके वैल्यू 2 तक वापस से क्या करेगी? सिमेट्रिसिटी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि इस जगह पे अगर आर रहा होता, आर यहीं पर ही रहा होता, या R0 और आर यहाँ रहे होते, फिक्स होते यहाँ पे, हम लोग समझ सकते हैं कि इनकी कहीं ना कहीं इसी सेमी सर्कुलर पार्ट पे बीच में कहीं ना कहीं वैल्यू मैक्सिमम आ रही होती है इस एक्सप्रेशन की, इन दोनों के सम की। हम लोग डायमेट्रिकली देख सकते हैं इस पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये वो वाला पॉइंट है जिसकी दूरी इस पोर्शन पे और इस पोर्शन में सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हमने आर को इसी जगह पे ले लिया होता, इस जगह पे आर को, तो ये हमारा कौन है? आर वेक्टर। और इसी जगह पे हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का
आर नॉट, सोचो जरा, क्योंकि यहाँ पर मुझे आर भी चाहिए और माइनस आर नॉट भी चाहिए, दिख रहा होगा यहाँ पे। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस तुमसे पूछूं, ये तो ये डिस्टेंस दिख रहा है तुम्हें, आर प्लस आर नॉट की डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 1 हो गई, 90 डिग्री है, ये 1 हो गया, तो ये कितना हो गया, √2। इसी तरह से अगर मैं ये वाली डिस्टेंस की बात करूं, तो ये वाली इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। तो अगेन देख सकते हैं ये 1 है और ये 1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, √2। और हम देख सकते हैं इस पोर्शन से बीच में अगर कहीं पर भी आर को लेते, ये डिस्टेंस कभी भी √2 से बड़ी नहीं आएगी। देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं प्लेस कर दूं इस पॉइंट को इस जगह पे, देख सकते हैं यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री बना था, तो इसकी वजह से ये क्या बनी थी, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस जो होता है वो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। अगर मैं यहाँ पर कहीं पर ही बनाऊंगा तो ये एंगल 90 नहीं बनेगा, 90 से छोटा बनेगा। और ये डिस्टेंस तो फिक्स है दोनों में, यहाँ पर भी बनती है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन ये वाली डिस्टेंस 1 से छोटी हो जाएगी। हाँ है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस हम निकालेंगे, ये वाली दूरी जो निकालेंगे, क्योंकि एंगल 90 से क्या हो गया, छोटा, तो ऑब्वियसली ये पाइथागोरस की जो अपनी साइड लेंथ आई थी वो मैक्सिमम होगी थी। और अगर हम यहाँ कोई भी एंगल थीटा लेंगे, 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी लेंगे, तो हम समझ सकते हैं ये जो लेंथ आएगी ये √2 से छोटी आएगी। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम के लिए आंसर होगा वो तब होगा जब आपने आर नॉट और माइनस आर नॉट को जहां प्लेस किया है उसके एकदम सिमेट्रिक पॉइंट पे, बीच के पॉइंट पे आप किसको प्लेस कर दो, आर को। तो ये फिर √2 + √2 हो जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√2। और इसी तरह से यही पॉइंट नहीं, ये भी पॉइंट आपका कौन हो सकता था, आर, क्योंकि जैसा ऊपर हो रहा होगा बिल्कुल वैसा ही नीचे हो रहा होगा। ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल अप्रोच है समझने वाली। बाकी ये सबको शायद समझ में ना आए, इसीलिए मैंने पहला मेथड वो वाला बताया, क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, सिमेट्रिसिटी, पाइथागोरस, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कब वो साइड लेंथ मैक्सिमम होगी, ये सारी चीजें क्योंकि सोचनी पड़ती है, तो शायद मैक्सिमम बच्चों को कंफर्टेबल ना लगाओ, क्योंकि ये थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच है। बाकी पहला वाला मेथड जो है वो जनरल मेथड। कैसा? हम्म 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 क्यों इक्वली इंक्लाइंड? हम्म 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 एक कंपोनेंट हो गया यहाँ पे आर साइन थीटा, ये इसका जो हो जाएगा आर नॉट साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये 1 ये 1, इसका इसका एक्शन अलॉन्ग cos थीटा 1 cos थीटा, इसका भी 1 cos थीटा। किसके अलग कंपोनेंट ले रहे हो, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है डायग्राम से। पूरा का क्या एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मतलब वो लिख रहे हो, वैल्यू वेक्टर लिख रहे हो एंगल बाइसेक्टर वाला? है, हाँ हाँ हो जाएगा cos थीटा, इसका भी हाँ cos थीटा, हाँ हाँ का समीकरण करेंगे जब, तो ये दोनों कंपोनेंट ऐड अप होने वाले हैं और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हाँ तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे, हाँ कट जाएंगे और ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे। तो फाइनली हो जाएगा 2 sin थीटा टाइम्स का मैग्नीट्यूड प्लस 2 cos थीटा सम का मैग्नीट्यूड, तो बाहर लेके cos थीटा का मॉड प्लस sin थीटा का मॉड। अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जिसमें पाई लाई करेगा, जो मॉड cos थीटा प्लस मॉड sin थीटा की वैल्यू तो आपकी 1 से √2 जाती है, 1 से √2 जाएगी, ये तो पता है। cos थीटा प्लस sin थीटा का मॉड वैल्यू 1 से √2 जाएगा, तो 2 × 1 हो जाएगा 2, और वो √2 से मल्टीप्लाई होगी 2 √2 हो जाएगा। हम लोग लास्ट क्लास में चालू कर रहे थे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। वेक्टर का, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन लिखना चाह रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। देखना सामने, ये मान लेते हैं ए वेक्टर है, ये मान लेते हैं इस डायरेक्शन में ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, परछाई,
तो ये परछाई इस पे जो गिरेगी, या परछाई कैसे निकालेंगे, परछाई कैसे गिरेगी, तो इस पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे ऐसे। ये परपेंडिकुलर डाला, मान लेते हैं ये पॉइंट कुछ O है, ये पॉइंट कुछ A है, ये पॉइंट कुछ B मान लेते हैं। तो जो ये OB होगा ये A वेक्टर का परछाई है, यानी कि प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, B पे। और इसी तरह से B वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होगा, तो फिर इसकी परछाई जो इधर गिरेगी, यानी यहां से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, और ये जो लेंथ मिलेगी अपने को ये क्या हो जाएगी, प्रोजेक्शन। समझ में आ रहा है क्या? तो कैसे लिखते हैं प्रोजेक्शन, सिंपल सी चीज है, अगर ये पूरा वेक्टर ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मॉड हो जाएगा, और ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये लेंथ कितनी हो गई, मॉड ए कॉस थीटा। नहीं समझ में आया होगा? तो ये हमारा प्रोजेक्शन हो गया ए वेक्टर का बी वेक्टर। बट ये नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि ये एंगल अभी अपन ने फोटो में कैसा बनाया, एक्यूट, दो वेक्टर के बीच में तो ऑब्ट्यूज भी एंगल हो सकता है। तो फिर उसकी परछाई कहाँ गिरती, ध्यान से सोचो, अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज होता तो परछाई पीछे गिरती, यानी प्रोजेक्शन की वैल्यू आपकी नेगेटिव भी आ सकती है। यानी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन कैन बी आल्सो नेगेटिव, इट कैन बी जीरो आल्सो। जीरो कब हो जाता, जब ये परपेंडिकुलर हो जाता, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता। तो हम लोग यहाँ से क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्शन सामने देखते रहना, लिखना मत, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या होता है, ए का बी पे निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे मॉड ए कॉस थीटा। इसी तरह से अगर मैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर यहाँ पे ही पूछ लेता, तो सिर्फ इतना फर्क आता, मॉड बी कॉस थीटा। थीटा तो सेम ही रहेगा ना दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों वेक्टर तो ए और बी है, तो बीच में एंगल थीटा ही रहेगा। इधर से प्रोजेक्शन लो इसका या उस पे लो, बस मॉड ए और मॉड बी का खेल है। तो मैं पूछ सकता हूँ एग्जाम में कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन और बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन का रेशो क्या होता है। तो रेशो एक्चुअली क्या होगा, थीटा पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ये कॉस थीटा और कॉस थीटा देख सकते हैं कट जाएगा। ये फाइनली किस पे डिपेंड करेगा, दोनों के मैग्नीट्यूड के रेशियो। नहीं समझ में आया होगा? तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसको चाहे तो हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं, देखना अगर समझ में आए तो। ए डॉट बी, तो ये होता है मॉड बी कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है? तो मैं यहाँ से मॉड ए कॉस थीटा को वैल्यू को लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ए डॉट बी कैप, अगर समझ में आया तो। इसी तरह से मैं मॉड बी कॉस थीटा को लिख सकता हूँ, सोचो, मॉड बी कॉस थीटा को ले, ये इधर आएगा तो बी डॉट ए कैप। तो हम लोग ऐसे भी याद रखते हैं प्रोजेक्शन को, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं तो ए का बी पे निकाल रहे हैं तो ए का डॉट जिस पे निकाल रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर, तो ए का प्रोजेक्शन बी पे निकाल रहे हैं तो ए का डॉट बी कैप। और इस तरह से अगर बी का ए पे निकाल रहे हैं तो बी का डॉट ए कैप। नहीं समझ में आया? ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, जो हम लोग एज इट इज याद कर लेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करेगा, कॉस थीटा की वैल्यू पे। और कॉस थीटा क्योंकि जीरो से पाई एंगल है, कॉस थीटा तीनों वैल्यू ले लेगा, नेगेटिव भी ले लेगा, जीरो भी ले लेगा और पॉजिटिव भी ले लेगा। नहीं समझा? अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जो लास्ट ईयर फिजिक्स में करते थे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, जो भी लोग फिजिक्स में इतनी बार कर चुके हैं वही काम यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ। ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, मान लेते हैं ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये परपेंडिकुलर डाला इस पे, इस पॉइंट को बी कह दिया। ओ बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर का रिजल्टेंट ओ ए वेक्टर होगा, तो वी कैन से दैट ओ ए वेक्टर इज नथिंग बट इट इज रिजल्टेंट ऑफ ओ बी वेक्टर प्लस ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बी ए वेक्टर। नहीं समझ में आया होगा? अब ये दोनों मुझे निकालने, ये दोनों, ये क्या है, ये ओ ए वेक्टर कौन सा वेक्टर हो गया, ए है ना ये। तो मैं ए वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहता हूं, कैसे, दो वेक्टर कह लो, एक तो बी कह लो और एक बी के परपेंडिकुलर। रिजॉल्व करने का मतलब ये है कि हम ए वेक्टर को लिखना चाहते हैं दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। बहुत सिंपल है, अभी हमने ओबी का मैग्नीट्यूड निकाला, ये
तो मैग्नीट्यूड पता है और वेक्टर लिखना है, तो उस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड को क्या करें, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये मैग्नीट्यूड है और ये वाला डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन होगा, बी कैप होगा। तो बेहद आसान है। ओबी वेक्टर कितना लिखेंगे हम लोग, ओबी वेक्टर को लिखेंगे मॉड ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय बी कैप। अब ये कितना था, ये कितना था, ए वेक्टर। सोचो ये मिल गया और ये मिल गया, तो इसको इधर लाके घटा दोगे तो ये मिल गया। तो आ गया, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, देयर इज नथिंग। तो बी ए वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, खत्म। नहीं आया समझ। और चाहे तो इसको ये ना लिख करके ये लिख दें, तो इसको ऐसे लिख दें ए डॉट बी कैप, ये तो गया स्केलर, और ये है ना स्केलर सेम टू सेम, और ये एच की जगह क्या मल्टीप्लाई करिए बी कैप। देयरफॉर अपना बी ए वेक्टर भी मिल गया अपने को। बी ए वेक्टर कितना आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी कैप मल्टीप्लाइड बाय बी कैप। नहीं समझ में आया, नहीं आया ना। आज की ड्यूअल सेल्फ में यही क्वेश्चन था, जो मैंने कहा था कि अपन जिनसे नहीं हुआ है तो छोड़ देंगे अभी के लिए। कौन सा क्वेश्चन था वो, ड्यूअल सेल्फ का शायद 14। तो आज घर पे आके उस क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व कर लेंगे शायद। कौन सा था वो क्वेश्चन, ये रहा, ड्यूअल सेल्फ छठे का चौथा वाला। जो लोगों से नहीं हुआ वो लोग ये जो यहाँ बताया गया है इस तरह से ओ बी लिखेंगे और ये बी ए वेक्टर लिखेंगे, ये रिजॉल्व हो गया, ये बी के अलोंग हो गया और ये बी के परपेंडिकुलर हो गया। एनसीईआरटी में भी था। वैसे तो ये बताने लायक है ही नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है पिछले साल हम लोग फिजिक्स में पता नहीं कितनी बार रिजॉल्व करते हैं इस फैक्टर को, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, पता नहीं अनगिनत बार करा होगा फिजिक्स में। अरे करते नहीं करते फिजिक्स में ये सब, मेरे को तो ऐसा ध्यान है, ऐसा बहुत काम आता है यार। हाँ सर। कहाँ बैठते हो आजकल, आज तो यहाँ बैठे हो, पहले कहाँ बैठते थे, इधर ही बैठते थे। वो पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक, ठीक बोले तो कितने परसेंट मार्क्स आए थे पिछले टेस्ट में, परसेंटाइल मत बताना, परसेंटेज बता, कितने, जितना आए थे वो बता दो, थोड़े कम थोड़े ज्यादा का मतलब क्या 33%, ओके। स्ट्रेट लाइन में याद है इमेज निकालने का एक फॉर्मूला होता था, उसी से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला करते थे लाइन पे, और बड़ा काम आता था, याद है। वेक्टर में कैसे निकालते हैं अब देखने वाले
देखना सामने, स्ट्रेट लाइन के अंदर फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। हाँ, तो फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है पता है? नहीं पता होगा, मैक्सिमम लोग तो फॉर्मूला रट लेते हैं, लेकिन टीचर ही डिराइव कराते हैं अपने को ना, जब पढ़ाते हैं तो वो डेरिवेशन बताते हैं। तो वो जो डेरिवेशन का काम होता है, बिल्कुल वही काम यहाँ पर हम वेक्टर में कर रहे हैं। यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं होगा लाइन के अंदर इमेज निकालने का, यहाँ अपने को वो जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। ये लाइन दे रखी है अपने को, ये लाइन है, ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है नेकेड आइज देख लेते हैं। -1 और 0 और 4, -1 और 4 बोल दिया कुछ लोगों ने, तो उनको तो दिख ही नहीं रहा है कि y वाला 0 है ना। और डायरेक्शन वेक्टर क्या है इस लाइन का? तो ये लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, 2i कैप -j कैप -k कैप, है ना। अब हमारे को एक पॉइंट 0 0 0 0 यानी ओरिजन दे रखा है, और ओरिजन से इस पे क्या डाला जा रहा है? परपेंडिकुलर। और ऑब्वियसली ये यहाँ गिरेगा तो उसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं शायद, ऐसा ही सीखा होगा अपन लोगों ने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और जैसा ऊपर डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस नीचे आ जाए तो ये हमारे को उसकी इमेज मिल जाती है। ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है इस लाइन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि लाइन मिरर का काम कर रहा है। तो बेहद सिंपल सा काम है, अगर ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाए तो ये भी आ जाएगा, या ये वाला आ जाए तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये तो पता है। नहीं समझ में आया होगा। इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स? तो हम लोग पता नहीं पहले दिन से बोल रहे हैं जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। इस लाइन पे जनरल पॉइंट क्या है? इस लाइन पे जनरल पॉइंट कैसा होगा? पहली क्लास में जब लाइन पढ़ा था तब सीखा था। तो ये जनरल पॉइंट लिख रहे हैं इस लाइन के ऊपर, क्या है जनरल पॉइंट? 2λ-1 -λ4 -λ, ये लाइन पे एक जनरल पॉइंट है। तो किसी ना किसी लैम्डा वैल्यू के लिए पॉइंट क्यों रहा होगा, क्योंकि लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा ये पॉइंट क्यों रहा होगा, और क्यू की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है? क्यू की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ये कि ये वाली लाइन के साथ ज्वाइन होता है, और इसके साथ अगर देखें तो एंगल कितना बनाता है? 90 डिग्री। इसका मतलब है 90 डिग्री को यूज करना हो तो डॉट प्रोडक्ट जीरो करना पड़ता है। डॉट प्रोडक्ट किसका जीरो करेंगे? इस वेक्टर का और इसके डायरेक्शन वेक्टर का, क्योंकि इस लाइन में जो वेक्टर ट्रेवल कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या है? 2i कैप -j कैप -k। तो बेहद आसान सा काम करना है कि ये ज्वाइन करके ओ क्यू वेक्टर लिखना है, और ओ क्यू वेक्टर का डॉट लाइन के जो डायरेक्शन वेक्टर है उसके साथ क्या करना है? जीरो। जैसे ही आप जीरो करोगे आपको क्या मिल जाएगा? लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू यहां रख देंगे तो क्या मिल गया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया तो ये अपना मिड पॉइंट होगा। तो अगर ये पॉइंट पता है, ये मिल गया, तो क्या ये मिल जाएगा क्या? तो काम हो गया। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसी मेहनत नहीं करनी है, सिंपल सा काम करना था। पहले इस लाइन पे क्या लेना था? एक जनरल पॉइंट, और उसको इस पॉइंट से, अब यहाँ पर ये पॉइंट 0 0 की जगह मान लो 1 2 3 होता तो भी वेक्टर तो लिख ही लेते हैं। बस यहाँ पे 0 0 होने की वजह से जो ये पॉइंट आएगा यही इसका वेक्टर भी बन जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिन हो गया। बस हो गया सवाल, है ना। तो ये यहाँ पर मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। 2 टाइम्स 2λ-1, फिर दिस इंटू दिस करेंगे तो +λ, फिर दिस इंटू दिस करेंगे तो λ-4 इज इक्वल टू 0। 4λ 5λ 6λ, 6λ -2 -4 उधर जाके 6, तो λ बराबर 1। λ बराबर 1 आता ही क्या आ गया? q आ गया। q के कोऑर्डिनेट आ गए 1 -1 और 3। देयरफॉर जो o डैश यानी इमेज हो गया वो 2 -2 और 6 हो गया। इसी का डबल कर दिया मैंने, क्योंकि ये पॉइंट 0 0 जो था। और ये 0 0 नहीं होता, ये 1 2 3 होता, तो 1 प्लस दिस बाई 2 इज इक्वल टू ये हो जाता। नहीं समझ में आया होगा। तो बेहद आसान है, मतलब कुछ भी नहीं है, फोटो परपेंडिकुलर निकालना वेक्टर में और इमेज निकालना। जो प्रोसेस वहां करते थे वही प्रोसेस यहाँ कर रहे हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं, और वेक्टर फॉर्म में 90 डिग्री का मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो। एक सेम टू सेम सवाल घर के लिए दूंगा इसी पे, बिल्कुल सेम टू सेम प्रैक्टिस के लिए। वो यहाँ लिखेंगे हम लोग, फटाफट इसे कॉपी करें जल्दी से।
कभी कभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ना पूछ करके ये पूछ लेते कि ओ की लाइन से डिस्टेंस बताओ, ओ पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस। तो किसी भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस का मतलब जनरल मीनिंग क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अनटिल अनलेस इट इज मेंशन्ड अदरवाइज इन द क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पर ये पूछता कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ ओ का ओरिजिन का लाइन से, तो क्या करते हैं? फिर से ओ क्यू निकालते हैं और ओ क्यू वेक्टर आने के बाद उसका मॉड ले लेते हैं कि वही तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। नहीं समझ में आया? एक और क्वेश्चन याद आया इसके ऊपर, बहुत पहले एक बार अपन लोगों ने 2D में तो कराई होगा, 3D के अंदर भी देखेंगे। ये हो गया हमारा ओरिजिन का पूछ लिया डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, ये तो कौन सा डिस्टेंस हो गया? परपेंडिकुलर। अब ऐसे बोला गया होता, सुन लेना एक बार ही बोलूंगा मैं, है ना, ऐसे बोला गया था कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालो, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं। कौन सा डिस्टेंस निकालो? ध्यान से सुनना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओरिजिन फ्रॉम द लाइन दिस, और लाइन वही वापस से सेम लाइन लिखी हुई है, बट इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ 5 i कैप माइनस j कैप या -2k कैप, ऐसे कोई वेक्टर लिख दिया इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। इससे क्या मतलब है? इस डायरेक्शन में जाता हुआ हम लोगों को इस पॉइंट से एक लाइन लिखना पड़ेगा, दिख रहा है तुम लोगों को? तो इस पॉइंट से पास होता हुआ उस डायरेक्शन में कैसे लिखेंगे लाइन? कैसे लिखते हैं लाइन की इक्वेशन? ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर। तो फिर मैं इस पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन लिखता। अब मेरे पास कितनी लाइन आ गई? दो। क्या मैं दो लाइन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना जानता हूँ? तो वो लाइन ऐसे जाकर के इसको यहाँ कहीं मिल रही होती। अब मैं दो लाइन को सॉल्व करता तो मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट मिलता। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट की डिस्टेंस हमारा क्या हो जाता? ओरिजिन का डिस्टेंस इस लाइन से इसके डायरेक्शन। समझ में आया क्या? तो ये हमारे से दो तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ सकते हैं जो कि जब हम सीधे सीधे निकाल देंगे, और दूसरा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन से डिस्टेंस पूछ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूछेगा उस पॉइंट की डिस्टेंस, हम उस पॉइंट से पास होती हुई क्या लिख देंगे? लाइन। और फिर उस गिवन लाइन के साथ उसको सॉल्व करेंगे तो अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया और जो पॉइंट अपने को ओरिजिनली गिवन था उनके बीच की क्या निकाल देंगे? दूरी। शायद समझ में आ गया। घर के लिए क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। A line passes through the point. A line passes through the point with position vector I cap minus 2j cap minus k cap. A line passes through the point with position vector I cap minus 2j cap minus k cap and is parallel to the vector I cap minus 2j cap plus 2k cap and is parallel to this vector. इसका मतलब लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और इसके साथ पैरेलल है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? दिस प्लस लैम्डा टाइम्स दिस। यहां पर लाइन दे दी थी, यहां पर उसने बोला कि तुम ही लिखो लाइन इन पास इन पैरेलल टू वेक्टर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, फुल स्टॉप। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P which is 5 0 minus 4 from this line. Find the distance of the point P 5 0 minus 4 from the given line. निकल जाएगा। कुछ भी मेंशन नहीं किया कौन सा डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए जो प्रोसेस वहां किया है बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पे कर। तो ये घर के लिए दिया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अभी क्लास में ही कर रहे हैं वाला क्वेश्चन हम लोग। टू वेक्टर्स E1 and E2 with E1 का मैग्नीट्यूड 2, E2 का मैग्नीट्यूड 1 and the angle between E1 vector and E2 vector is 60 degree. The angle between 2t E1 vector
7e2 vector and e1 vector plus t times e2 vector belongs to pi by 2 से pi open. Then find range of t. Find range of t. देखना सामने है ना, थोड़ा सा सुनना है, यहाँ पर दो तीन नए शब्द सुनने को मिलेंगे. सुनना, देखो पहले उसने दो वेक्टर दिए E1 और E2, उनका मैग्नीट्यूड दे दिया और उनके बीच का क्या दे दिया, एंगल. E1 डॉट E2 तो मिल गया. E1 डॉट E2 क्या हो गया, मॉड E1 मॉड E2 cos थीटा. ये तो मिल गया मेरे को, है ना. तो मोटा मोटा यहाँ पर हम लोग ये तो देख लें कि अपने को E1 डॉट E2 की वैल्यू मिल चुकी है. मॉड E1 मॉड E2 cos थीटा cos 60 डिग्री. तो ये तुम्हारा 2 है, 1 है और ये हाफ है, तो ये वैल्यू 1 आ गई. अब सुनना बहुत ध्यान से. अब उसने क्या करा है, E1 और E2 को कंबाइन करके दो नए वेक्टर लिखे और ये कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 एंड E2. देख सकते हैं ये लीनियर कॉम्बिनेशन है E1 E2 का. सम स्केलर टाइम्स E1, सम स्केलर टाइम्स E2. नहीं समझ में होगा. तो वो कह रहा है दो वेक्टर, एक V1 मान लो 2t E1 वेक्टर प्लस 7E2 वेक्टर. ये दो वेक्टर, एक V1 है और एक V2 है. E1 प्लस टी टाइम्स C2. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन. और ऐसा क्वेश्चन जेई में अभी तक एग्जैक्टली नहीं पूछा गया. मतलब इसके अंदर एक जो मेन खेल है वो इस इंटरवल का है. और मैंने पिछली क्लास में बात बताई थी, ये फाई वाला एंगल प्रॉब्लम करेगा यहाँ पे, और यहीं पर ही मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे, 90% ज्यादा लोग. E1 और E2 के बीच का एंगल बच्चा देखेगा क्या है, ऑब्ट्यूस. और ऑब्वियसली अगर ऑब्ट्यूस है तो वो क्या बोलेगा, सर V1 डॉट V2 शुड बी लेस देन 0. यही अप्लाई करेगा बच्चा. और जैसे ही अप्लाई करा इसमें एक आंसर एक्स्ट्रा आ रहा है, पाई वाला. और पाई नहीं चाहिए क्योंकि पाई पे ओपन लगा. ये मैंने पिछली क्लास में कही थी बात, और मैंने कहा था यहाँ पर बहुत अच्छे सवाल बनते हैं ना. तो जैसे ही बच्चा ये अप्लाई करेगा तो बिल्कुल सही करेगा. बट यहाँ ये जो आंसर आएगा इसमें लफड़े हैं, क्योंकि इसमें वो भी आंसर गलती से आ गया जब एंगल पाई, क्योंकि पाई के लिए भी तो ये ट्रू है. तो हम जैसे ही V1 डॉट V2 निकालते हैं तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं दोनों का. तो 2t E1 7E2, ये V1 वेक्टर हो गया, डॉट V2 ये आ गया E1 प्लस टी E2, और ये लेस देन 0. जरा डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या मिलेगा, 2t E1 का स्क्वायर. E1 का स्क्वायर मतलब मॉड का स्क्वायर 4, तो ये इंटू 4 कर दिया, प्लस ये देखना दिस इंटू दिस 2t स्क्वायर. ये क्या आएगा, E1 डॉट E2. E1 डॉट E2 की वैल्यू क्या थी 1, तो ये 1 हो गया. फिर 7 टाइम्स E1 डॉट E2 बनेगा, 1 हो गया. प्लस ये दिस डॉट दिस करेंगे तो 7t, और E2 का स्क्वायर आएगा, E2 का स्क्वायर 1 हो गया, लेस देन. नहीं समझ में आया. ये हमारे पास एक सिंपल सी बाई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई है. 8 और 7 15 हो गया, तो इसको 14t प्लस t लिख देते हैं, है ना. 14t कितना हो रही है, 7. 7 आ रहा है ना ये, तो यहाँ पर अपन इसको 15t प्लस 7, अभी नहीं समझ में आ रहा था, अब समझ में आ जाएगा. तो इसको 14t प्लस t लिख दिया. समझ में आ गया होगा शायद, फैक्टराइज करने के लिए. तो यहाँ से अपने पास 2t कॉमन आएगा प्लस 1, और एक t प्लस 7 ऐसा कॉमन आएगा, लेस देन 0. सही है क्या. तो यहाँ से अपने को t की रेंज मिल गई, -7 से -1/2. ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि इस केस में आपने गलती से जब V1 डॉट V2 किया लेस देन 0, तो आपने गलती से कोलिनियरिटी वाली कंडीशन, यानी कि जब एंगल एग्जैक्टली कितना हो रहा है पाई, वो भी ले लिया है. वो कैसे हटाएंगे यहाँ पे, इस आंसर में से वो आंसर कैसे हटाएंगे, ये मेन क्वेश्चन है. जब वो एंगल पाई हो रहा होगा, वेक्टर्स अनलाइक पैरेलल हो रहे होंगे, तो हम लोग कह सकते हैं बट
when angle is pi, then also v1 dot v2 is negative. तो वो हटाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ये v1 और v2 वेक्टर है, जब इनके बीच का एंगल पाई या जीरो होगा, ये कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे. कोलिनियर होंगे तो क्या होता है कोलिनियर वेक्टर में, एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर लिख दिया जाता है. एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर लिया जाता है और लैम्डा की दो वैल्यू आती है. अगर जीरो है तो पॉजिटिव और पाई है तो नेगेटिव. तो ध्यान से देखिए, अगर हम v1 को v2 की टर्म में लिखते हैं, इसका मतलब 2t e1 plus 7 e2 would have been some lambda times e1 plus t times e2. नहीं समझ में होगा. और ये होने का मतलब है कि उस केस में 2t अपॉन 1, लैम्डा लैम्डा तो क्या है स्केलर है, और यहाँ पर 7 अपॉन t क्या रहा होगा बराबर, रेशियो ही तो बराबर रहा होगा. अपन ने लाइन के केस में देखा था कि यहाँ पर आर वेक्टर बराबर होता था ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन का डायरेक्शन होता था. तो हम लोग कैसे चेक करते थे लाइंस पैरेलल है कि नहीं, आई का रेशियो इज इक्वल टू जे का रेशियो इज इक्वल टू के का रेशियो. तो ऐसे क्यों करते थे, क्योंकि जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो ये वेक्टर लैम्डा टाइम्स दिस वेक्टर होता है, तो ये वेक्टर लैम्डा टाइम्स दिस वेक्टर होता है. इसका मतलब क्या होता है, उनका रेशियो सेम आ रहा होता है. यहाँ पर भी हमने इस वेक्टर को क्या लिखा, लैम्डा टाइम्स दिस वेक्टर लिखा, यानी कि ये रेशियो जो E1 वेक्टर का रेशियो है और जो E2 वेक्टर का रेशियो वो क्या रहा होगा बराबर. और ये हमें बराबर नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये बराबर हो जाएगा तो एंगल जीरो या पाई आ रहा हो, पाई नहीं जीरो या पाई. और देख सकते हैं यहां से टी की दो वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखें तो टी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 7/2, यानी कि देयरफॉर टी शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7/2. और इसमें से देखो एक आंसर यहाँ पे है जो कि पाई वाला है, जो कि माइनस वाला है, और एक प्लस वाला आंसर कौन सा आंसर, वो जीरो के लिए आंसर होता. लेकिन वो तो हटाना नहीं है क्योंकि हमें जीरो का आंसर इसमें आया भी नहीं है. इसमें आंसर किसका एक्स्ट्रा है, पाई वाला. तो देयरफॉर फाइनली अपना आंसर जो होना चाहिए सवाल का वो क्या होना चाहिए, -7 से लेके -आधा, एक्सक्लूडिंग दिस आंसर माइनस का √7/2. कुछ पल्ले पड़ा क्या, छापेंगे. ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों बराबर नहीं होंगे, ये समझ में आता है क्यों बराबर नहीं होंगे. ये क्यों नहीं बराबर करे अपन, क्योंकि जब ये बराबर हो रहे होंगे तो एंगल क्या हो रहा होगा, जीरो या पाई. और हमें ना जीरो की तो बात ही नहीं, हमें तो पाई नहीं चाहिए. जीरो वाला आंसर तो इसमें आएगा भी नहीं, क्योंकि हम v1.v2 को क्या कर रहे हैं नेगेटिव. और v1.v2 को जब नेगेटिव हम करते हैं तो हमें पता है एंगल की रेंज π/2 ओपन से पाई क्लोज होती है. नोट्स जिन्होंने पढ़े होंगे उनको पता है, अपनी कॉपी में लिखी हुई है पहली बात. तो इसमें बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है. मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर ये है ना निकालेंगे, और यहाँ से जो काम करा है वो कुछ चुनिंदा बच्चे ही करते हैं. इनफैक्ट मेरे बताने के बावजूद भी बहुत कम बच्चे हैं जो अगली बार भी ये सवाल आएगा तो जीरो और पाई का ध्यान रखेंगे जब अपन सॉल्व कर रहे होंगे. मैक्सिमम लोग गलती करते ही है.
हो गया, जल्दी करेंगे भाई, पूरा टेस्ट के अंदर पूरा चैप्टर आ रहा है हमारे पास। आज से लेकर के 18 तारीख एग्जैक्टली 6 लेक्चर है, 3 इस हफ्ते और 3 अगले हफ्ते, सिर्फ 6 लेक्चर है हमारे पास। अभी हमारा डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट बाकी है पूरा का पूरा, वीटीपी, एसटीपी, लीनियर कॉम्बिनेशन, थ्योरम इन स्पेस, बहुत कुछ बाकी है। एकदम टाइट शेड्यूल है, एकदम लास्ट डे या सेकंड लास्ट डे खत्म होगा चैप्टर, ध्यान रख लेना। एकदम हेड ऑन है बिल्कुल, इसलिए एक भी जगह पे 1 मिनट भी नहीं है हमारे पास बर्बाद करने के लिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट हेडिंग लीनियर कॉम्बिनेशन। ये कुछ भी नहीं है, ये अपन ने अभी बताया, ये 2 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, इसी चीज को बस लिख रहे हैं स्टेटमेंट में, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन, a vector r, a vector r is said to be, a vector r is said to be linear combination, a vector r is said to be linear combination, vector r is said to be linear combination of the vectors a vector comma b vector comma c vector if of the vectors a vector comma b vector comma c vector if, ये सिंबल किसका होता है? बिलोंग्स टू का होता है। ये है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार, तुम लोगों को बेसिक सिंबल नहीं पता जो एफओएम के अंदर से बताते हैं। देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। बिलोंग्स टू का सिंबल क्या होता है? शर्म आना चाहिए, ये होता है बिलोंग्स टू का सिंबल। ये दोनों सिंबल सेम दिख रहे हैं तुम लोगों को। इफ देयर एग्जिस्ट, हेंस प्रूव्ड, if there exist scalars, if there exist scalars x comma y comma z comma dot dot, if there exist scalars x comma y comma z comma dot dot such that r vector is x times a vector, बोर्ड पे देख लेना, y times b vector, z times c vector plus dot dot। तो बेहद सिंपल सी बात बोल रहा है, पिछला सवाल हमने देखा था उसको E1 और E2 को क्या लिखा हुआ था? लीनियर कॉम्बिनेशन। इसी तरह से एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एग्जाम में ये लिख दूं, आर वेक्टर को 2 टाइम्स ए वेक्टर प्लस 3 टाइम्स बी वेक्टर माइनस 5 टाइम्स सी वेक्टर प्लस 6 टाइम्स डी वेक्टर, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, सपोज करो। ये क्या लिखा हुआ है? आर वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 4 वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। और स्केलर्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? 2, 3, -5 और 6। इनफैक्ट एक सिंपल सी लाइन बोलूं, हम दुनिया में कोई भी वेक्टर लिखते हैं, जैसे समझने की कोशिश करना, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 8k कैप, ये वेक्टर भी हम बहुत तरह से लिख सकते हैं, किसी 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन, इनफैक्ट इसे किसी 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं, इसे चाहे तो किसी भी n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको मैं 3 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बोलूं तो सोचो, एक सिंपल सा एग्जांपल, ए को आई कैप ही ले लो, बी को ले लो जे कैप और सी को ले लो के कैप। तो देख सकते हो यहाँ पर ये इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। पहला, तुम बोलो सर इसको 2 का लिख के दिखाओ लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये लो, आई कैप प्लस 2j कैप, या 2 की जगह 3 कर लो, और माइनस का इसमें से कितना रह जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 और इधर का 2, तो इधर से ले लो i प्लस 2j, इसको -6k और इसको -2k, यहाँ इसके लिए मैंने 1 1 ले लिए, ये इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी लिखा हुआ है। ऐसे मैं चाहूं तो यहाँ पे 10 वेक्टर अलग अलग जोड़ करके ही बना दूंगा किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके। तो हम किसी भी दुनिया के वेक्टर को, कितने भी वेक्टर्स का चाहे तो क्या लिख सकते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन। तो कोई बड़ी बात नहीं, आगे बढ़ते, नथिंग स्पेशल। थ्योरम इन प्लेन, ये स्पेशल है। थ्योरम इन प्लेन ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। थ्योरम इन प्लेन, इसको लिख ले भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
है ना, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं ना, और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। जैसा कि नाम है, थ्योरम इन प्लेन, यानी कि आप डील कर रहे हो यहाँ पर एक प्लेन से और उसी के ऊपर आपके सारे वेक्टर्स पड़े हुए हैं। और अगर एक ही प्लेन में सारे वेक्टर पड़े तो उनको क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। तो यानी कि वी आर पोटेंशियली डीलिंग हियर विद कोप्लेनर वेक्टर्स। स्टेटमेंट लिखेंगे, if a vector and b vector, if a vector and b vector are two non-zero non-collinear vectors, if a vector and b vector are two non-zero non-collinear vectors, if a vector and b vector are two non-zero non-collinear vectors, if a vector and b vector are two non-zero non, underline non-zero non-collinear word over here, बहुत important है ये। if a vector and b vector are two non-zero non-collinear vectors, then any vector r, any vector r, ऐसे ये r vector, then any vector r vector coplanar with them, coplanar with them, coplanar with them can be expressed, can be expressed as a linear combination of, can be expressed as the linear combination of a vector and b vector, can be expressed as the linear combination of a vector and b vector as follows, as follows। और ये सेंटर ऑफ द पेज पे लिख ले, x टाइम्स a वेक्टर and y times b vector where x and y are scalars। यानी कि तुम्हारे को क्या याद रखना है, आज के बाद अगर तुम्हें कोई बोले कि एक वेक्टर दो वेक्टर के प्लेन में है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो तुम उस अननोन वेक्टर को a और b के टर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन बना करके लिख सकते हो। और अगर तुम किसी भी तरह से ये x और y की वैल्यू निकाल दोगे तो तुम्हारे को क्या मिल जाएगा? r वेक्टर मिल जाएगा। अब कैसे करते हैं इसके क्वेश्चंस और क्यों ये इंपॉर्टेंट है? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि इसमें कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपने को दिखते हैं। पहला क्वेश्चन, गिवन, पहला क्वेश्चन, गिवन ए वेक्टर i कैप माइनस j कैप, b वेक्टर एस i कैप प्लस 2j कैप, फाइंड a यूनिट वेक्टर। अच्छा फिर मैं बता दूं, है ना, कोई इस क्वेश्चन को देख के ये ना खुश हो कि भाई इतना इजी क्वेश्चन अपने को मिल जाएगा एग्जाम में तो बहुत ही आसान है। ये मैं फिर बता दूं, कई चीजें जो अपन शुरुआत में सीख रहे होते हैं, दीज आर, मैं क्या वर्ड इस्तेमाल करता हूँ? बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अ गुड पोटेंशियल क्वेश्चन ऑफ जे एडवांस। ये आपके क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन का पहला स्टेप होगा सवाल के अंदर, ना कि ये आपका एक इंडिविजुअल क्वेश्चन होने वाला है। तो दीज आर गोइंग टू बी योर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अ पोटेंशियल गुड क्वेश्चन। पैराग्राफ हो गया, या आपका मैच लिस्टिंग के 4 पार्ट है, उसमें से ये कई पार्ट इस्तेमाल होकर के 2 पार्ट सॉल्व करवा रहा होगा आपका। तो इनको ऐसे ना देखें कि इतना इजी क्वेश्चन, कहीं पर भी अपन को एकदम से पूरा एक कोई क्वेश्चन इतना खतरनाक लिख करके नहीं सिखाया जा सकता है। अपने को पहले बेसिक सिखाए जाते हैं, तो अपने को बताया जा रहा है कैसे अपन इन चीजों को, कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। पहले अपन उनको इस्तेमाल करना सीख रहे होते हैं, फिर जाकर के अपन एक अच्छे क्वेश्चन पे जो बढ़िया सवाल होता है उस पे उसको अप्लाई करने की मतलब हिम्मत जुटा पाते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन को देख के ये नहीं सोचा यार इतना इजी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर ही दूंगा। तो कई बार कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो इंडिविजुअली पूछने लायक नहीं होते हैं। दे आर गोइंग टू हेल्प यू टू फॉर्म अ कॉन्सेप्ट फॉर अ गुड क्वेश्चन, है ना, वो आपको कॉन्सेप्ट बनाने में मदद कर रहे होते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर कोप्लेनर विद, कोप्लेनर विद, कोप्लेनर विद a vector and b vector, coplanar with a vector and b vector and perpendicular to a vector, and perpendicular to a vector। तो सामने देखेंगे, जैसे ही मैंने ये पढ़ा कि मुझे एक वेक्टर लिखना है और वो यूनिट वेक्टर है, तो पहली चीज तो समझ आई कि वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। दूसरा उसने बोला ये वेक्टर कोप्लेनर आ गया है ए और बी के साथ। जैसे ही ये लाइन सुनूंगा मैं कि एक वेक्टर दो वेक्टर के साथ क्या है, कोप्लेनर, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, थ्योरम इन प्लेन। और थ्योरम इन प्लेन क्या कहता है कि उस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, एक्स ए प्लस वाई बी। तो सवाल यहीं से चालू होता है हमारा कि हमारा जो वेक्टर है, लेट
हमारा जो वेक्टर है उसे आर बोला हमने और उसको लिख दिया हमने एक्स ए प्लस वाई बी। एंड व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट वी नो अबाउट आर वेक्टर? पहली चीज तो ये कि आर का मैग्नीट्यूड 1 है। एंड दूसरी हमें जो कंडीशन पता है वो आगे पढ़ने में पता चलती है कि वो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के साथ। दैट मींस कि आर वेक्टर का डॉट ए के साथ 0 होगा। और मेरे हिसाब से ये डेटा को अगर इन दोनों में पुट करेंगे तो ही वेरिएबल है, तो आपके पास एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है। तो ये आर वेक्टर हमारा हो गया एक्स टाइम्स ए आई माइनस जे और वाई टाइम्स आई प्लस 2जे। देख सकते हैं एक्स वाई प्लेन में ही वेक्टर है क्योंकि इन दोनों में आई और जे ही कंपोनेंट है। तो ये एक्स वाई प्लेन पे रहने वाला वेक्टर है, जेड कंपोनेंट दोनों में ही नहीं है, ए और बी के। ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई टाइम्स आई कैप और 2y माइनस एक्स टाइम्स जे कैप। ये मेरा आंसर आ गया। इस आंसर को निकालने में बस एक ही चीज है, मुझे कोई एक्स और वाई बता दे क्या रखते हैं, तो वो तो निकल गया यहाँ से। यहाँ पर मैं जैसे इसके अंदर इसको यूज करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे कितनी इक्वेशन मिल जाएगी, 2, और बस एक्स और वाई आ जाएगा सॉल्व करके। तो ये मैंने आर का मैग्नीट्यूड 1 वाले पे रखा, अंडर रूट ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से हम लोग इसको चलो छोड़ दिया, पहले यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। इसका डॉट किसके साथ ले, ए के साथ। जरा डॉट लेना ए के साथ, तो एक्स प्लस वाई बनेगा और क्या बना प्लस इसका डॉट इसके साथ, तो क्या मिलेगा अपने को, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से देखो y बराबर क्या आ गया 2x, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब ये y बराबर 2x को यहाँ यूज कर ले, अपने को x मिल जाएगा, x मिल जाएगा तो y मिल जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर जो अगेन जो लोगों ने 11 बर्बाद कर रखी होती है ना, वो लोग यहाँ पे आके 4-4 आंसर लिखे ले जाते हैं। ये अगर y बराबर 2x है तो सिंपल है, अगर x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव होगा, और अगर x नेगेटिव है तो y नेगेटिव, क्योंकि y बराबर सिंपल 2x है। तो जैसे ही बच्चा इसको यहाँ रखता है तो क्वाड्रेटिक मिलती है, क्वाड्रेटिक मिलती है तो 2x आएंगे, फिर 2y आएंगे, तो 2 इंटू 2 बच्चा क्या बोलता है, 4 आंसर। नहीं समझ में आया? अरे भाई यहाँ पर उसने रखा तो क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक। उसके एक्स की कितनी वैल्यू आई, 2। वो बोलेगा यहाँ पर भी एक्स रखोगे तो वाई की भी 2 वैल्यू, तो एक्स भी 2 और वाई भी 2, तो सर 4 कॉम्बिनेशन बन गए, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 2 ही बनेंगे, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, 2 ही कॉम्बिनेशन बने। नहीं समझ में आया होगा? अब जल्दी से फटाफट एक्स और वाई निकाल करके दो। हाँ, 2 आंसर आएंगे, प्लस माइनस, एक बार एक्स पॉजिटिव तो वाई भी पॉजिटिव और एक बार एक्स नेगेटिव तो वाई भी नेगेटिव। 2 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे आपको, यानी 2 आर वेक्टर पॉसिबल है। 2 सच वेक्टर्स आर पॉसिबल ओवर हियर। फटाफट। मैं फिर बता दूं, वेक्टर और 3D चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। मेंस में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चंस किसी चैप्टर से आए तो इसी से आए, और ये मैनेजेबल चैप्टर है एक बच्चे के लिए। बस क्या है ना, बस साथ के साथ पढ़ना होता है। तो मैं कई लोग अभी भी देख रहा हूँ, हो सकता है कि उन्होंने अभी तक शीट भी चालू नहीं करे। बता रहा हूँ, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। इनफैक्ट ये अश्योर कर रहे हो कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। अगर तुमने वेक्टर 3D जैसे चैप्टर और कोनिक सेक्शन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ये चैप्टर बिगाड़ रखे, तो यू हैव अश्योर्ड योरसेल्फ कि आपका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, मैं 3 चैप्टर का नाम हमेशा लेता हूँ, वेक्टर 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस। जिस बच्चे ने ये
तीनों चीजें अपनी अच्छी कर रखी है, उसको जेई के पेपर को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है ना। ये तीनों चैप्टर अगर उसके अच्छे हैं, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D, क्योंकि ये वो चैप्टर्स में से मैक्सिमम सवाल मैनेजेबल आते हैं। वेक्टर 3D और कोऑर्डिनेट को तो अधिकतर बार वो सवाल होते हैं जो पूरे ही बनाए जा सकते हैं। कैलकुलस में तो फिर भी एक आध बार कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाता है जिससे मतलब नहीं वहां पे क्लिक करता। तो ये जिन्होंने ये चैप्टर बिगाड़ रखे ना, दे हैव अश्योर्ड, है ना, वो कहते हैं ना, वो पॉलिसी ले रखी है, एश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं ना, वो लाइफ एश्योरेंस पॉलिसीज आती है, ये सब आती है ना, वो ले रखी है उन्होंने आराम से। दे हैव अश्योर्ड कि कुछ भी हो जाए उनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए अगर उन्होंने ये चैप्टर्स बिगाड़ लिए तो। ये देखेंगे यहाँ पर ABCR को प्लेनर, जैसी लाइन पढ़ी मैंने, तीन वेक्टर एक ही प्लेन में है, मेरे को बस थ्योरम इन प्लेन सुनाई पड़ना चाहिए। और थ्योरम इन प्लेन का मतलब है इन तीनों में से किसी भी एक वेक्टर को मैं बाकी दो का क्या लिख सकता हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो जैसे मैंने यहाँ पे, इसका मतलब है सी वेक्टर को मान लिया x टाइम्स a प्लस वाई टाइम्स b। कहां से लिख रहा हूं मैं ये, फ्रॉम थ्योरम इन प्लेन, जो अपन ने अभी भी पढ़ा है। तो जैसे मैंने ये पढ़ा, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इस चैप्टर में डिटरमिनेंट का बेहद यूज आता है कई जगह पे, बेहद यानी काफी यूज आएगा। कई बच्चों को डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज याद ही नहीं होती है ना, पिछले साल पढ़ा था सर, अभी तक तो याद ही नहीं है। तो फिर वो जो लोग, ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रॉपर्टीज याद नहीं होती, दो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, अभी मैट्रिक्स में पढ़ा है हम लोगों ने। फिर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी की एक रो के एलिमेंट दो दो का सम है, तो उसको ब्रेक करके दो डिटरमिनेंट बना सकते हैं। दो रो आइडेंटिकल है तो जीरो हो जाएगा, दो कॉलम आइडेंटिकल है तो जीरो हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी जो भी हमने डिटरमिनेंट में पढ़ी है लास्ट ईयर, ये रिवाइज कर लेना अगर किसी को मतलब लगता है मैं भूल गया हूं तो, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारा काम आने वाला है। इस सी वेक्टर की जगह मैंने यहाँ रख दिया, इसको ध्यान से देखते रहना, एक लाइन में हो गया सॉल्व डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से। ये A डॉट ए, ये B डॉट ए, अभी मैंने C की वैल्यू रखनी है, जब तक C नहीं आएगा तब तक कोई बदलाव नहीं है पूरे डिटरमिनेंट के अंदर। ये आ गया C, अब तीसरे कॉलम में C आते यहाँ लिखा XA प्लस YB, यहाँ लिखा A डॉट सी, ध्यान से देखना, A डॉट सी करेंगे तो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, x टाइम्स क्या मिलेगा, A डॉट ए प्लस वाई टाइम्स A डॉट बी, ये मिलने वाला है। फिर इधर आएगा x टाइम्स B डॉट सी, लिखेंगे तो B के साथ डॉट सी का था, x टाइम्स B डॉट ए प्लस वाई टाइम्स B डॉट बी, B डॉट बी। नहीं आया सुना। अब ध्यान से अगर कोई देख रहा है इस पोर्शन को ब्रेक करने पर, तो दो डिटरमिनेंट बनने वाले हैं, जिनको भी डिटरमिनेंट ब्रेक करना आता होगा। अगर वो ध्यान से देखें तो इस वाले डिटरमिनेंट में ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम आइडेंटिकल है। ध्यान से देखो, ये और ये एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, ये दोनों सेम आ गया। इसी तरह से ये वाला सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, ये देखो ये वाला और ये वाला सेम दिख रहा होगा, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो, हेंस प्रूव जीरो। ट्रीटमेंट का यूज
अनफॉर्चुनेटली हमारा टीचर ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है ना। तो यहाँ पर हम लोग वापस आएंगे, हमारे लिए है ना जो काम इंपॉर्टेंट है वो कर रहे हैं। देखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना, और इसमें अपने को उनसे ज्यादा सीखने को मिलेगा ना। पहले एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ ले हम लोग। ठीक है। सो सर्कल इज अ प्लेनर फिगर, है ना, सब लोग जानते हैं सर्कल एक प्लेनर फिगर है। तो सर्कल अगर एक प्लेनर फिगर है तो सर्कल पे जितने भी वेक्टर्स लिखे होंगे वो सब कोप्लेनर होंगे। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली थ्योरम इन प्लेन का क्वेश्चन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन डायरेक्ट थे, वहां लिखा हुआ था वर्ड कोप्लेनर। तो जैसे ही वर्ड कोप्लेनर नजर आएगा एवरेज बच्चा भी थ्योरम इन प्लेन को इस्तेमाल कर लेगा, उसको पता है थ्योरम इन प्लेन इस्तेमाल हो रहा होगा। ऐसे जो सवाल होते हैं जो छुपे हुए रहते हैं, जिसमें लैंग्वेज में छुपा रहता है, ये थ्योरम इन प्लेन का सवाल है। एन आर्क एसी ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, क्वाड्रेंट का मतलब एक चौथाई, तो एक चौथाई माना अपना पार्ट है सर्कल का, विद सेंटर एज ओरिजिन एंड रेडियस यूनिटी सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द ओरिजिन। ये अपने पास एक आर्क एसी है और ये हम लोग कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेंट है इस तरह से, और ये 90 डिग्री यहाँ बना रहा है कहाँ पे, ओरिजिन पे। दिस इज ओरिजिन, ठीक है। देन दिस इज आर्क एसी, ये ए हो गया और ये सी हो गया। अब वो कहता है कि ये 90 डिग्री ओरिजिन पे बना रहा है और एक पॉइंट पी है जो कि एसी को 1:2। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना। मैक्सिमम बच्चे कहते हैं कि इसमें क्या सर दो आंसर आ सकते हैं। ए से सी की तरफ जाते वक्त, ए से सी की तरफ जाते वक्त, मतलब ए से सी की तरफ जाते हुए किस रेशो में डिवाइड करना है, 1:2। यानी कि इस तरह से बी पॉइंट है जो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो जो इसको 2:1 ले लेगा वो गलत कर दिया, क्योंकि उसने साफ लिखा है ए सी, ए से सी की तरफ जाते हुए 1:2। एक्सप्रेस सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, और एबीसी क्या लिखे हुए पोजीशन वेक्टर। तो यानी इसका पोजीशन वेक्टर कौन है, ए, इसका कौन है बी, और इसका कौन है सी। तो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सर्कल के ऊपर लाई करेंगे पेरिफेरी पे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सब 1 होगी, क्योंकि उसने रेडियस यूनिटी बोला हुआ है। तो ये दूरी 1 1 और 1, तो मैं कह सकता हूँ ये रिस्पेक्टिवली आपकी मैग्नीट्यूड्स हो गए एबीसी वेक्टर के, क्योंकि ओ से ही तो दूरी निकाल रहे हैं। ये आपके 1 है। अच्छा, अगर ये 1:2 है तो यानी ये 90 डिग्री भी 1:2 में ब्रेक हुआ होगा। तो ये टीटा रहा होगा तो ये 2 टीटा रहा होगा, तो यानी कि ये टीटा तो ये 2 टीटा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये 30 तो ये 60 डिग्री हो गया। नाउ दिस इज योर ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। और अब जो अपन करने वाले इस क्वेश्चन में, उसके बिना इस चैप्टर का तुम कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टेस्ट का सवाल नहीं कर पाओगे। यानी कि हम लोग यहाँ पर एक पोटेंशियल मेथड सीखने वाले हैं जिसमें अपन लोग वेक्टर इक्वेशन से डील करते हैं, और ये मेथड अब चालू हो गया और ये आगे पूरे चैप्टर में काम आता है। और मैं फिर बोल दूं, शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो तुम पूरे जेई के पेपर में देखोगे, अपने शीट में देखोगे, या कभी भी टेस्ट दोगे उसमें देखोगे, जो बगैर इस तरह के स्टेप से तुम्हारा हो रहा होगा। एक ना एक क्वेश्चन में तो पक्का लग रहा होगा कम से कम। तो ध्यान से सुनते रहना। ये आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और बीच का आपको क्या मिल गया, एंगल। नहीं समझ में होगा। अब जैसे ही मैंने बोला कि सी वेक्टर को किसके टर्म में लिखो, ए और बी, मैंने कहा लिख सकते हैं हम लोग। चालू ऐसे करेंगे, सी वेक्टर बराबर एक्स ए प्लस वाई बी, ऐसे ही चालू करेंगे हम लोग। ये मेरा आंसर है। और इसमें मुझे क्या नोन चाहिए, जब भी हमें वेक्टर इक्वेशन में कोई वेरिएबल को फाइंड आउट करना है तो हमें डॉट और क्रॉस लेना पड़ता है विद अननोन वेक्टर जिसके बीच के एंगल्स पता हो। यहाँ पर हमें कितने वेक्टर्स के बीच का एंगल दिख रहा है, तीनों वेक्टर के कॉम्बिनेशन के बीच का एंगल दिख रहा है। ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 30, मैग्नीट्यूड भी पता है। बी और सी के बीच का एंगल भी 60, और ए और सी के बीच का एंगल भी 90 डिग्री। तो बेहद आसान है कि मैं यहाँ पर इस इक्वेशन का डॉट ले लेता हूँ पहले ए के साथ। तो मैंने जैसे ही इसका डॉट ए के साथ लिया फर्स्ट इक्वेशन का, तो ए डॉट सी तो 0 हो गया। यहाँ आएगा एक्स टाइम्स ए डॉट ए स्क्वायर, और वाई टाइम्स ए डॉट बी। नहीं समझ में आया? ए स्क्वायर का मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 है वो, तो वाई टाइम्स ए बी, और ए और बी के बीच का एंगल देखेंगे जरा, cos 30, यानी कि √3/2। नहीं समझ में आया? यहां से तुम्हें मिल गया देखो 2y प्लस √3y, सॉरी 2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई एक्स और वाई में, एक और आ जाए काम हो जाए। तो है वो तो सामने ही है। तो जैसे हमने 1 का डॉट लिया था किसके साथ, ए के साथ,
1 का डॉट लूंगा मैं ना सी के साथ, मैं खेलना चाह रहा हूँ ए डॉट सी के साथ, क्योंकि ए डॉट सी 0 हो जाएगा वो। तो अगर मैं सी के साथ डॉट दूंगा तो सी डॉट सी 1, अब सी स्क्वायर हो गया ना, एक्स टाइम्स ए डॉट सी प्लस वाई टाइम्स बी डॉट सी, ये देखो 0, तो मैं सीधे y मिल गया। ये कितना हो गया 1, ये आ गया y 1 × 1, और b और c के पीछे एंगल बताओ, cos 60 डिग्री। तो यानी कि y कितना आ गया, तो y2 आ गया, तो यहां रख देंगे तो x आ जाएगा, और x और y आ गया, तो तुम्हारा आंसर आ गया। c वेक्टर कितना आ गया, -√3 a वेक्टर प्लस 2 b वेक्टर, ये तुम्हारा आंसर। अब सुनो, अभी और भी खत्म नहीं हुआ है, ये देखना। देखना इधर, ये देखो, ये सी वेक्टर ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अभी फिर से सुनना, क्योंकि कई लोग ये मेरी जो बातें इतनी बार बोल चुका हूं सुनते ही नहीं है। सी वेक्टर ए और बी का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब सी वेक्टर ए और बी के प्लेन में, यानी कि कभी भी एक वेक्टर अगर बाकी दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में लिखा हुआ दिख जाए सवाल में, तो उसका मतलब इट इज डायरेक्टली इंप्लाइंग द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, हेंस दे आर इन द सेम प्लेन। And whenever the three vectors are in the same plane, 3 or more vectors are in the same plane, any one vector can be written as a linear combination of any two vectors in that same plane. Linear combination of any two vectors in that plane. नहीं समझ में आया? अब इसको समझना है यहाँ पे क्या हुआ, ये देखना है, ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे। हमारे पास ऐसे एक क्वाड्रेंट रहा, सोचना जरा ध्यान से। ये हमारे पास रहा, मान लो ए, ये मैं तुम्हें टेढ़ा बना के दिखाता हूँ थोड़ा सा, तो तुम्हें थोड़ा फील भी आएगी शायद। ये मान लो ए वेक्टर है, ये ओरिजिन है मान लो। ए के साथ बी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 30, तो ये बी मान लो इस डायरेक्शन में, ये बी वेक्टर है, ये एंगल इसके बीच का 30। सुनना अगर समझ में आया तो, है ना, नहीं आया तो छोड़ेंगे फिर तो, और तो कोई चारा है नहीं, है ना। इसको देखना, ये बी है, तो 2b इसी डायरेक्शन में डबल हो गया, सोचना, ये हो गया 2b, है ना, और ये ए है, तो इस डायरेक्शन में √3 टाइम्स माइनस डायरेक्शन ले लिया, ये वाला वेक्टर आ गया -√3a, अगर समझ में आया तो, हाँ ना। और इस वेक्टर और इस वेक्टर का ये तुम्हारा रिजल्टेंट निकला, जो कि ये सी वेक्टर है, और ये वेक्टर तुम्हारा 90 डिग्री बना। और देखो, ये एक लल्लाग्राम भी बन गया, और ये लल्लाग्राम का डायगोनल वेक्टर। समझ में आया क्या? तो वो तो होना ही था कि अगर सी वेक्टर 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है, तो वो पक्की बात है किसी न किसी लल्लाग्राम का डायगोनल वेक्टर होना ही था। और क्योंकि ये वेक्टर्स को प्लेनर है, तो पैरेललोग्राम में आ भी जाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम भी एक प्लेनर फिगर होता है। घर पे एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर बेस्ड हम लोग, घर पे मैं शाम को पीडीएफ में डाल दूंगा उस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारा डॉट प्रोडक्ट खत्म भी हो जाता है, होमवर्क लिखेंगे अगली क्लास का। डू योर सेल्फ 7, ओवन में कितना हुआ अभी तक हमारा, 17 तक हुआ है। ओवन में हम लोग 18 से O2 तक ओवन में, O2 में अभी तक कुछ दिया है, ये साथ के साथ कर लेना। वेक्टर की शीट बड़ी है, टेस्ट 18 को है, किसी भी सूरत में पूरी शीट शायद ही डिस्कस हो पाई, जितनी देर उतनी कर लेंगे तो भी मतलब हम लोग कंफर्टेबल जोन में ही होंगे, बहुत प्रॉफिटेबल जोन में नहीं होंगे, क्योंकि वेक्टर की शीट बहुत बड़ी है। ओवन में 66 सवाल है,
O2 के अंदर जाएंगे तो शायद 37 या 38 है। ऐसे S1 S2 में सब मिला के बहुत बड़ी शीट है। मेंस में भी ज्यादा सवाल है, एडवांस में भी, तो बहुत टाइम लगेगा। साथ के साथ जो दे रहा हूँ वो मैनेजेबल है, ऑल्टरनेट क्लास है। अब बाकी हमारी इच्छा शक्ति है, हमें करना है कि नहीं करना, वो हम पे डिपेंड करता है। O2 के अंदर 1 से 6 सवाल कर सकते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर हम लोगों ने आज क्या करा था? 10.3 किया था। बस यही रहेगा और कुछ नहीं। एक रेस दे सकते हैं हम, रेस 25। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये रेगुलर रेस सिर्फ करनी है हमें कि हम कर सकते हैं, है ना। कई लोग सोचेंगे इसमें सर मैंने तो एलसीडी रिवाइज नहीं किया, उसका भी सवाल आ रहा है, फंक्शन का। अबे तुम लोग ये सब करोगे ना, कभी भी पेपर देने के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाओगे, है ना। कभी भी वो दिन नहीं आएगा जिस दिन हम बोल पाएंगे ना कि हम पूरे मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं, फिजिकली प्रिपेयर हो चुके हैं एग्जाम देने के लिए। ये रेस के अंदर जो भी सवाल है सब करे जा सकते हैं, सब इजी क्वेश्चन है। तो ये काम करना है, ज्यादा सवाल नहीं है इसमें। तो एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ये 6 है और ये 17-18। तो टोटल मिलाकर के अगर देखें, ये दोनों का मिला के होमवर्क 1.5 से 2 घंटे का मैक्सिमम। और ये रेस के लिए वही 40-45 मिनट्स मैक्सिमम लो। ज्यादा होमवर्क नहीं, ऑल्टरनेट डे क्लास है और मैक्सिमम 3 घंटे का राउंड ऑफ में होमवर्क है हमारा। आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन शाम को पीडीएफ में अपलोड होगा, वहां से कर लेंगे। दी एंड ऑफ द क्लास।